नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था सांख्यिकी का परिचय और आंकड़ों का संग्रह। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आंकड़ों को एकत्रित करने का काम समाप्त होने के उपरांत भी अन्वेषक को इन आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ज्ञात करना होता है जो अर्थपूर्ण हो, सरलता से समझी जा सकती हो और एक ही झलक में उसके मुख्य लक्षणों को जाना जा सकता हो। यानी कि आंकड़ों को हमें ऐसे रूप में प्रस्तुत करना होता है जो अर्थपूर्ण हो, सरलता से समझी जा सकती हो और एक ही झलक में उसके मुख्य लक्षणों को जाना जा सकता हो। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए। 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। ये सभी अंक किस प्रकार के आंकड़े हैं? ये सभी यथा प्राप्त आंकड़े हैं, जिसे हम इंग्लिश में रॉ डेटा कहते हैं। क्या इस रूप में इसे देखकर आप अधिकतम और न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात तो आप कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर इसी आंकड़े को हम आरोही क्रम में लिखें तो हम बहुत ही आसानी से फिर बता सकते हैं कि अधिकतम अंक कौन सा है और न्यूनतम अंक कौन सा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि न्यूनतम प्राप्तांक जो है वो है 25 और अधिकतम प्राप्तांक जो है वो है 95। इस उदाहरण में अब हम एक महत्वपूर्ण पद के बारे में जानेंगे, जो कि होता है परिसर। परिसर क्या होता है? आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है, अर्थात रेंज कहा जाता है। तो रेंज या फिर परिसर क्या होता है? ये होते हैं आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं, इनका परिसर क्या है, तो क्या बताएंगे आप? यहाँ पर हमारा इन आंकड़ों के लिए जो परिसर है वो है 95 माइनस 25 यानी कि 70। तो यहाँ पर इन आंकड़ों के लिए हमारा जो परिसर है वो है 70। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उदाहरण की तरफ। हमारा दूसरा उदाहरण है, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक लीजिए। ये रहे 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक। इस उदाहरण को देखने के बाद अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि 70 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? अगर आपको याद होगा तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में एक पद जिसका नाम है बारंबारता के बारे में पढ़ा होगा, जो कि होता है एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या को एक अंक की बारंबारता कहा जाता है। यानी कि एक ही अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है वो हो जाएगा उस अंक की बारंबारता, अर्थात फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 70 अंक 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, तो यहाँ पर 70 अंक की बारंबारता 4 है। अगर आप इन आंकड़ों को ऐसे ही देखेंगे तो आपको ये बताने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा कि दिए हुए आंकड़ों में से किसी एक अंक की बारंबारता क्या है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सारणी का प्रयोग करते हैं। आंकड़ों को और अधिक सरल रूप में समझने के लिए इन्हें हम एक सारणी के रूप में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमने बनाया है एक सारणी, जिसमें एक तरफ हमने लिखा है अंक और दूसरी तरफ लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात बारंबारता। ये रहे हमारे कुल अंक 30 विद्यार्थियों के, जिसमें कि हमें एक एक करके विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम 10 अंक से। आइए देखते हैं कि 10 अंक कितने विद्यार्थियों ने
प्राप्त किया है, तो 10 अंक केवल एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, तो 10 अंक की बारंबारता हो गई 1। अब हम आते हैं 20 अंक पर। 20 अंक प्राप्त किया है केवल एक विद्यार्थी ने, तो 20 अंक की बारंबारता हो गई 1। अब हम आते हैं 36 अंक पे। 36 अंक 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, तो 36 अंक की बारंबारता हो गई 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अंक पर, जो कि है 40। तो 40 अंक 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, तो 40 अंक की बारंबारता हो गई 4। अब हम बढ़ते हैं 50 अंक पर। आइए देखते हैं कि 50 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। तो 50 अंक 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, तो 50 अंक की बारंबारता हो गई 3। अब हम आते हैं 56 अंक पर। तो 56 अंक प्राप्त किया है केवल 2 विद्यार्थियों ने, तो 56 अंक की बारंबारता हो गई 2। अब हम बढ़ते हैं 60 अंक पर। 60 अंक प्राप्त किया है 4 विद्यार्थियों ने, तो 60 अंक की बारंबारता हो गई 4। और इसी तरह हम और सभी अंकों की बारंबारता आंकड़ों को देखकर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमने कुछ इस तरह प्राप्त किया है कि 40 अंक की बारंबारता है 4, 72 अंक की बारंबारता है 1, 80 अंक की बारंबारता है 1, 88 अंक की बारंबारता है 2, 92 अंक की बारंबारता है 3, 95 अंक की बारंबारता है 1। तो इस तरह आप दिए गए आंकड़ों में से उनकी बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप इन बारंबारताओं का कुल करेंगे, यानी कि टोटल करेंगे, तो आपको जितने विद्यार्थियों की आंकड़े दिए हुए होंगे उतने ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इन बारंबारताओं का कुल करें तो हमें मिलेगा 3। ये जो हमने सारणी यहाँ पर बनाई है, इस सारणी को अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी यानी कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या केवल बारंबारता बंटन सारणी अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यानी कि इस सारणी को हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी या फिर बारंबारता बंटन सारणी। सारणियों को बनाने में आप मिलान चिन्हों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम इस दिए हुए उदाहरण का मिलान चिन्ह किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ये रहे हमारे आंकड़े। चलिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें एक तरफ होगा प्राप्त अंक के अंतराल, दूसरा हमने सारणी बनाया मिलान चिन्ह का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मिलान चिन्ह को बनाना। हमारी सबसे पहली संख्या दी हुई है 10। तो 10 किस प्राप्तांक के अंतराल में आएगा? 10 अंक आएगा 10 से 20 के अंतराल में। तो 10 से 20 के सामने हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो दर्शाएगा कि इसकी बारंबारता 1 है। हमारा दूसरा अंक है 20। तो 20 आएगा अंतराल 20 से 30 में। तो अब हम 20 से 30 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि दर्शाएगी कि इन दोनों के बीच के अंतराल की जो बारंबारता है वो है 1। अगला संख्या है हमारा 36। 36 आएगा हमारा अंतराल 30 से 40 में। तो यहाँ पर भी हमने एक सीधी रेखा खींची। अगली संख्या है हमारी 92। 92 आएगी हमारी 90 से 100 संख्या के अंतराल में। तो यहाँ पर हमने एक सीधी रेखा खींची। अगला अंक है हमारा 95। तो 95 भी आएगा 90 से 100 के अंतराल में। तो यहाँ पर हम एक और रेखा खींच देंगे जो कि दर्शाएगी 90 से 100 के बीच के अंकों को। अगला अंक है हमारा 40। तो 40 आएगा 40 से 50 के अंतराल में। तो यहाँ पर भी हमने एक सीधी रेखा खींची। अगला अंक है हमारा 50। तो 50 आएगा 50 से 60 के अंतराल में। तो यहाँ पर भी हमने एक सीधी रेखा खींची। अगला अंक है हमारा 56। तो 56 आएगा हमारा 50 से 60 के अंतराल में। तो यहाँ पर हमने एक और सीधी रेखा खींची। और जैसा कि आप सब जानते होंगे 4 बारंबारता तक हम सीधी रेखा खींचते हैं और जैसे ही हमारी बारंबारता 5 होती है तो मिलान चिन्ह के लिए हम उन 4 रेखा पर एक तिरछी रेखा खींचते हैं जो कि उन चारों रेखाओं को काट रही हो।
इसी तरह हम और भी दिए हुए आंकड़ों का मिलान चिन्ह बनाएंगे तो हमारा जो सारणी प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये हमने सभी प्राप्त अंक के अंतराल का मिलान चिन्ह बना लिया है। अब इन मिलान चिन्ह को देखकर हम इसकी बारंबारता आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर 10 से 20 के अंतराल में मिलान चिन्ह हमने 1 खींचा है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या हो गई 1। 20 से 30 में हमने मिलान चिन्ह 1 खींचा है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या हो गई 1। 30 से 40 के अंतराल में हमने 3 मिलान चिन्ह खींचा है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या हो गई 3। 40 से 50 में हमने मिलान चिन्ह में 4 रेखाएं खींची है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या है 4। 50 से 60 में हमने मिलान चिन्ह में 4 सीधी रेखा और 1 तिरछी रेखा खींची है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या है 5। तो इसी तरह आप मिलान चिन्ह को देखकर उसकी बारंबारता बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने इन प्राप्त अंकों को समूहों में क्यों लिखा है। हमने इन प्राप्त अंकों को समूह में इसलिए लिखा है ताकि ये आंकड़े थोड़े छोटे हो जाएं, जिससे कि पाठक बहुत ही सरलता से अर्थ निकाल सके। और क्योंकि हमारे आंकड़े जो थे वो 10 से 95 के बीच हैं, इसलिए हमने इन आंकड़ों को 10 से 20, 20 से 30, ... 90 से 100 जैसे समूहों में रखकर छोटा कर लिया है। इन समूहों को हम वर्ग कहते हैं, अर्थात क्लासेस कहते हैं, या फिर वर्ग अंतराल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्लास इंटरवल्स कहा जाता है। और इसके जो माप होते हैं, यानी कि साइज, को हम वर्ग माप कहते हैं, क्लास साइज, या फिर वर्ग चौड़ाई, यानी कि क्लास विड्थ कहते हैं। अगर आप यहाँ पर दिए हुए सभी वर्ग अंतराल के क्लास का वर्ग चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो वो यहाँ पर है 10। और इन वर्ग अंतराल में प्रत्येक वर्ग की निम्नतम संख्या को निम्न वर्ग सीमा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लोअर क्लास लिमिट कहा जाता है, और अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, 10 से 20 वर्ग अंतराल में हमारा जो निम्नतम संख्या है वो है 10। तो इस वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा है 10 और ऊपरी वर्ग सीमा है 20। और ऐसी सारणी को हम कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसी सारणी में हमें आंकड़े सरल और छोटे रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि हम एक ही दृष्टि में उनके मुख्य लक्षणों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर सारणी में आप देख रहे होंगे कि वर्ग अंतिव्यापी हैं, यानी कि सारणी बनाते समय हमें केवल एक चीज का ध्यान देना होगा कि वर्ग अतिव्यापी नहीं होने चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की तरफ, जिससे कि हम बारंबारता बंटन सारणी बनाना और अच्छी तरह से सीख जाएं। हमारा प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ये रहे 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो चलिए हम बारंबारता बंटन सारणी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिए हुए आंकड़ों को लिख लेंगे और फिर एक सारणी बनाएंगे, जिसमें एक तरफ होगा रक्त समूह और दूसरी तरफ होगा बारंबारता। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि रक्त समूह A की बारंबारता कितनी है। रक्त समूह A की बारंबारता अगर आप इन आंकड़ों में देखें तो यहाँ पर है 9। तो रक्त समूह A की बारंबारता हो गई 9। चलिए अब हम रक्त समूह B की बारंबारता ज्ञात करेंगे।
आइए आंकड़ों में देखते हैं। आंकड़ों में रक्त समूह बी की बारंबारता है 6, तो रक्त समूह बी की बारंबारता हो गई 6। अब हम बढ़ते हैं रक्त समूह ए बी की तरफ। रक्त समूह ए बी आंकड़ों में 3 है, तो रक्त समूह ए बी की बारंबारता हो गई 3। अब हम बढ़ते हैं रक्त समूह ओ की तरफ। आइए आंकड़ों में देखते हैं। हमारे दिए गए आंकड़ों में रक्त समूह ओ की बारंबारता है 12, तो रक्त समूह ओ की बारंबारता हो गई हमारी 12। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। तो विरलतम रक्त समूह वो है जिसकी बारंबारता सबसे कम है और अधिक सामान्य रक्त समूह वो है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जिस रक्त समूह की बारंबारता है वो है O। तो यानी कि O रक्त समूह हो गया हमारा सामान्य रक्त समूह और रक्त समूह AB की बारंबारता है 3, तो रक्त समूह AB हो गया हमारा विरलतम रक्त समूह। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। धन्यवाद।